हेलो एवरीवन। आज है 17 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में लद्दाख में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्लैक नेक क्रेन पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरिया मास्टर्स 2026 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय अस्मिता चाली बनी है। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक का विमोचन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत के दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल श्रुति का निर्माण GRSE ने किया है। 2027 का जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होगा इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड किया है। जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 में राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बना। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ इसका बैकग्राउंड काफी समय से मैंने ब्लैक रखा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत थी कि मैम आंखों में तकलीफ होती है व्हाइट बैकग्राउंड से। लेकिन बीते कुछ समय से मुझे मेल में और इंस्टाग्राम में लगातार डीएम आ रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है ये वापस से व्हाइट किया जाए। तो आप लोग मेजोरिटी बता दीजिए क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर देंगे। शुरू करते हैं पहला सवाल। 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सा गीत है जो कि प्रस्तुत किया गया? तो वंदे मातरम यहां से राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया है और ये राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर से जुड़ा हुआ था। वैसे आज का ये जो कंटेंट है इसमें आपके इंडिपेंडेंस डे के क्वेश्चंस ज्यादा ऐड होंगे, क्योंकि 15 अगस्त को मैंने क्लास ली थी, वो अपलोड की गई थी, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण के पहले अपलोड हुई थी। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे और 16 अगस्त को संडे था। अब देखिए कुछ करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करें जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो मई के महीने में हमने देखा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो इस वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का रहा। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी आप कह सकते हैं, इनकी ये रचना है। इन्होंने ये गीत 1875 में लिखा था और उनके उपन्यास आनंद मठ में ये शामिल है। 7 नवंबर 1875 में लिखा गया है। अभी इसकी 150वीं वर्षगांठ है जो कि ये मनाई गई है। यदि राष्ट्रगान से सवाल पूछा जाए ना, तो ये जन गण मन है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो ड्यूरेशन है 52 सेकेंड का है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो वंदे मातरम है इसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये है 3 मिनट 10 सेकेंड का। या ओवरऑल सेकेंड में पूछा जाए तो 190 सेकेंड का ये राष्ट्रगीत हो जाएगा। अगला सवाल है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रवाहों के नाम क्या है? तो ये है सप्तधारा, 7 स्ट्रीम्स, 7 धाराएं भी आप इसे कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये 7 स्ट्रीम ऑफ स्ट्रेंथ की अवधारणा प्रस्तुत करी है। 7 धाराओं में पहला है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, तीसरा है आपका तकनीक और नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, चौथा इसमें आपका गति शक्ति है यानी कि मोबिलिटी, पांचवा है डिफेंस, छठवा है हरित और नीली अर्थव्यवस्था और सातवां इसमें हो जाएगा आपका सॉफ्ट पावर। अब ये 7 धाराएं हैं, क्या वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो भारत को लागत, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ एक भरोसे वैश्विक निर्माण हब बनाना। फिर है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, तो कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और भारत को दुनिया के एक बड़े खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ आए तो एआई, सेमीकंडक्टर और 6G जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए भविष्य की आर्थिक वृद्धि
को गति देना। गति शक्ति में क्या है? देश के विभिन्न हिस्से और शहरों के बीच विश्व स्तरीय तेज और आधुनिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विकास करना। डिफेंस की तरफ आए तो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और सुरक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण बढ़ाना है। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के साथ समुद्री संसाधनों और तटीय अर्थव्यवस्था का सदुपयोग करना। सॉफ्ट पावर की बात की जाए तो योग, आयुर्वेद, संस्कृति, सिनेमा, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत के प्रभाव और सांस्कृतिक पहचान को विस्तार देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत के लिए कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ये आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। टारगेट कब तक है? 2047 तक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, याद रखिए जरूर आप। और इसी दशक में 5 नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने की भी योजना है। लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य का जो अनाउंसमेंट है ये किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला जो विंडफॉल टैक्स है इसे घटा करके कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 0 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इजी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है, वित्त मंत्रालय द्वारा पेट्रोल के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर लगने वाला जो विंडफॉल टैक्स है इसे घटाकर के 0 किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनियों को दूसरे देशों में पेट्रोल बेचने पर सरकार को कोई भी अतिरिक्त विशेष टैक्स नहीं चुकाना होगा। ये सीधा सीधा इसका मतलब है। तो विंडफॉल टैक्स का अर्थ क्या हुआ? देखिए, विंडफॉल टैक्स का अर्थ है अचानक हुआ जो प्रॉफिट है, सडनली हुआ जो मुनाफा आप कह सकते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ना कच्चे तेल की कीमतें अचानक से ही बहुत बढ़ जाए तब तेल कंपनियों को बहुत ही ज्यादा मुनाफा होता है। तो इसमें सरकार का टैक्स कैसे लगता है? तो इसके अतिरिक्त अचानक हुए मुनाफे पर सरकार जो विशेष टैक्स लेती है उसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। और इसी वित्त मंत्रालय के द्वारा इस विंडफॉल टैक्स को 0 करने की घोषणा कर दी गई है। नई दरें 15 अगस्त 2026 से लागू है। पेट्रोल 3.5 रुपीस प्रति लीटर से घट करके 0 हुआ। डीजल 25.5 रुपए प्रति लीटर से घट करके 24.0 रुपए प्रति लीटर हुआ है। यहां मैं विंडफॉल टैक्स की बात कर रही हूं। और यदि बात की जाए एटीएफ की, एटीएफ का मतलब होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। आसान भाषा में यदि हम कहें तो विमान ईंधन यानी कि हवाई जहाज का तेल भी आप इसे कह सकते हैं। 22.0 रुपए प्रति लीटर से घट करके 19.5 रुपीस प्रति लीटर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट के विज्ञापन की जो 20 साल पुरानी समय सीमा थी इसे अभी हाल ही में हटाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी अगस्त के महीने में टीवी चैनलों पर हर घंटे जो अधिकतम 12 मिनट का एड दिखाया जाता था ना, इसे पूरी तरीके से हटाने का फैसला किया गया है। तो क्या अब 12 मिनट से कम का एड चलेगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि अब टीवी चैनल जो है ये 1 घंटे के भीतर 12 मिनट से ज्यादा के भी एड प्रसारित कर सकेंगे। पुराना नियम क्या था? तो देखिए, वर्ष 2006 में सरकार ने 10+2 का नियम लागू किया था। अब देखिए, इसके तहत कोई भी टीवी चैनल एक क्लॉक आवर में यानी कि 1 घंटे में मैक्सिमम 12 मिनट का विज्ञापन ही दिखा सकता था। इसमें 10 मिनट का कमर्शियल विज्ञापन शामिल था और 2 मिनट खुद के चैनल का प्रचार भी शामिल था। आप लोगों ने देखा भी होगा, खुद के चैनल का भी इसमें प्रचार है जो कि ये किया जाता था। तो सरकार ने यह नियम हटाया क्यों है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मूल रूप से इसके 2 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला तो ये है डिजिटल मीडिया से मुकाबला। अब आप देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर विज्ञापन दिखाने की कोई समय सीमा है ही नहीं। इस वजह से जो टीवी चैनल्स हैं इन्हें नुकसान हो रहा है। तो दोनों को ही बराबरी का मौका देने के लिए समय सीमा जो की है हटा दी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है चैनलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि वर्ष 2006 में जब ये नियम बना था तब देश में केवल 62
टीवी चैनल्स थे, लेकिन आज आज यदि देखा जाए तो 900 से अधिक चैनल्स है जो कि ये मौजूद हैं। इसलिए भी ये फैसला किया गया है, किसके द्वारा? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और जो चीजें मैंने आपको बताई है सेम यहाँ से ये मेंशन है। ये निर्णय केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में राजपत्र अधिसूचना के बाद लागू होगा। अच्छा, यहाँ से एक और चीज आपको याद रखना है कि ये जो नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं, इसका आप पर यानी कि हम दर्शकों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि ज्यादा एड्स दिखाए जाएंगे तो जो भी पसंदीदा शो है आपका, मैच है या समाचार देखते समय आपके टीवी स्क्रीन पर अब पहले से ज्यादा या फिर लंबे विज्ञापन ब्रेक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि चैनलों की जो कमाई है, जो इनकम है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जो टीवी चैनल्स है ना, ये पूरी तरीके से एड्स से ही होने वाली कमाई पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब मतलब आप हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एड्स से रेवेन्यू होता है तो एड से ही तो पैसा मिलता है। सेम वैसे ही टेलीविजन इंडस्ट्री में है। तो इस फैसले से विशेषकर फ्री टू एयर यानी कि मुफ्त वाले और न्यूज चैनलों को अपनी कमाई बढ़ाने में बड़ी राहत मिल सकेगी। ये इसके फायदे हैं। फिर छठवां सवाल है, अमेरिका के किन राज्यों ने 15 अगस्त 2026 को ऑफिशियली तौर पर इंडिया डे घोषित किया? तो ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स। अच्छा, डेलावेयर भी है इसमें यहाँ पर, है ना। एक और यहाँ से मैं मेंशन कर दूंगी, हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही सही है। उद्देश्य क्या है? भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय समुदाय के योगदान और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना, क्योंकि भारतीय समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, जिन्हें आप एनआरआई कहते हैं, वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। सवाल 7वां है, लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन लॉन्च किया है? तो आंसर इसका सऊदी अरब हो जाएगा। सबसे पहले अदन की खाड़ी और लाल सागर को आप मैप के थ्रू देखेंगे। ये देखिए, ये आपका रेड सी है और ये आपका अरेबियन सी के इधर आएंगे तो ये आपका गल्फ ऑफ आदेन यानी कि अदन की खाड़ी है। तो इसी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ने मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकना। इसका स्थायी मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थापित किया गया है। अच्छा, सऊदी अरब जो है भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश बना था। यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिसकी कैपिटल रियाद है। सवाल 8वां है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को एक वर्ष में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग सिखाने का लक्ष्य रखा है? आंसर यहां से हो जाएगा 1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 1 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किलिंग का ट्रेनिंग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्होंने ये घोषणा करी है। इसका पर्पस है युवाओं को भविष्य की डिजिटल नौकरियों के लिए तैयार करना और एआई की वैश्विक दौड़ में भारत को आगे रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए किसकी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा करी? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ये ऑनलाइन रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोचिंग माफिया का जो काम है यहाँ से खत्म होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पर्पस है कि गरीब और जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, इन्हें महंगी और जो प्राइवेट कोचिंग का जो फाइनेंशियल बोझ होता है, इससे राहत दिलाना। इसके लिए कैसी व्यवस्था की जाएगी? तो देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन टीचर्स को जोड़ करके एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाएगा और फ्री में ऑनलाइन कोचिंग है जो कि ये प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना सुभद्रा वदरकर जिन्हें अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड यहां से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अगस्त 2026 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष समारोह में इन्हें कला प्रदर्शन स्कॉलरशिप कैटेगरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 78। इसमें 13 जो है ये मरणोपरांत है, ये आपको याद रखना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिसमें कि 13 मरणोपरांत है। इसमें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और जो जल थल वायु सेना पदक है ये भी शामिल है। अच्छा, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है ना, जो ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले बहादुरी के दो टॉप के सम्मान हैं। और ये सम्मान या इनाम तब दिए जाते हैं जब देश में कोई बड़ी जंग का माहौल ना हो, यानी कि युद्ध तो ना चल रहा हो, लेकिन हमारे जवान देश के अंदर आतंकियों, नक्सलियों से लड़ रहे हो, या फिर किसी बड़ी आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप में लोगों की जान बचा रहे हो। अब ये किसे मिलते हैं? तो ये इनाम सेना के जवान जैसे कि जल थल वायु सेना, पुलिस के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स और देश के आम नागरिकों को भी मिल सकते हैं। साथ ही आप ये भी याद रखें कि अगर कोई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है तो ये इनाम उनके परिवारों को सौंपा जाता है और इसे ही मरणोपरांत पुरस्कार कहते हैं। 15 अगस्त 2026 को इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो यहाँ से फ्लोरेस द्वीप राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद झटके महसूस किए गए, साथ ही कुछ समय के लिए सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई। इंडोनेशिया को यदि आप मैप के थ्रू देखें, इसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी, प्रेसिडेंट यहाँ के प्रबोतो सिबिंतो है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया के दौरे पर गए हुए थे, तब यहाँ के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मानंद मंदिर के कैंपस का उद्घाटन किया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए समझौता है और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है। इसके अलावा पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स में जीत के साथ 500 कैरियर सिंगल मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनकर के इतिहास रची है। सवाल 13वां है, ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जिसका नाम है श्रीवाणी, ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की एस्पायर लैब ने आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से विकसित किया है। और इसमें भाषा कवरेज की बात की जाए तो ये मॉडल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों, जिसमें कि 20 अनुसूचित और 45 जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस में आवाज को लिखित रूप में यानी कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में हुई कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप यानी कि तलवारबाजी जो प्रतियोगिता थी 2026 में अपना पहला ओवरऑल खिताब जीता? तो नाइजीरिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अंडर 23 और सीनियर डिवीजन में कुल 35 मेडल्स जीते हैं। भारत की मेडल टैली में 13 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 14 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत ने बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मशहूर विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी जीती है और इस जीत ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला ओवरऑल टाइटल जीता है। कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमने देखा था कोरिया मास्टर्स का खिताब अस्मिता चाली ने जीता। जो ईरानी कप होगा जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा जो श्रीनगर में है। नेक्स्ट ईयर आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी। सूरज कुमार चंद FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 जीता। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल्स जीते हैं जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तेजस्विन शंकर ने भारत का पहला डिकैथलॉन मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ में महिलाओं के F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता। शिल्पा शायला ने ब्रॉन्ज जीता। अनाहत सिंह ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश खिताब जीता। और पीवी सिंधु वाला फैक्ट ये है कि जापान ओपन 2026 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके संकट के कारण होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट इंडस शुरू किया? आंसर इसका था ओडिशा। आज का सवाल है, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस निजी कंपनी के रॉकेट विक्रम-1 ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।